हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माही एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बाप स्कूल में टीचर था, जबकि माँ ने घरदारी संभाल रखी थी। बड़ा भाई मज़ीद पढ़ाई के लिए अपने बल बोते पर बाहर के मुल्क रवाना हो गया था। माँ बाप ने अपना पेट काट कर मुश्किल से ही सही उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया था। माँ ही चाहती थी कि वो कुछ बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। अपनी कामयाबी की राह खुद हमवार करनी थी। अमीरों की औलाद के चौंचले उसे जेब नहीं देते थे। आप ख्वामख्वाही इसको मज़ीद पढ़ाई की इजाज़त दे रहे हैं। जब मैं इसकी उम्र में थी तो रोहान मेरी गोद में था। माहौल कितना बदल चुका था। आए दिन कोई ना कोई कहानी सुनने को मिलती थी। वैसे भी मोहल्ले की औरतें मिर्च मसाले लगाकर ही यूनिवर्सिटी वाली लड़कियों को बदनाम करती थीं। अम्मा को माही के आगे पढ़ाने का फैसला कुछ भला ना लगा था। उनका कहना था कि वो 1 साल घरदारी सीख ले तो अच्छा रिश्ता देखकर बात पक्की कर दी जाए। बेगम, तब के ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माही ने कुछ भी कहने को मुंह नहीं खोला था, क्योंकि रोहान और अब्बा उसे इजाज़त दे चुके थे। अम्मा को मनाने के काम में उन दोनों के ज़िम्मे था। 4 साल बहुत लंबा अरसा होता है। तब तक माही के रिश्ते आना बंद हो गए तो सफ़ेद पोश लोग थे। अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहते थे। माही की माँ को डर था कि कहीं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई उनकी बेटी को बागी ना कर दे। अगर उसके जोड़ का रिश्ता ना मिला तो सारी ज़िंदगी का मामला है। आप कब से अल्लाह से बुरा गुमान रखने लगी हैं? हमारी बेटी तो इस कदर खुशबख्त है कि हमारे घर में रौनक लगा दी है। अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। माही ने फ़ख्र से अपने बाप को देखा, जो अपनी बेगम को समझाने की कोशिश में थे। जब आप बाप बेटी ने सारा फैसला खुद ले लिया है तो मुझसे मशवरा करने की क्या ज़रूरत थी? खफकी से उन दोनों को देखकर अपनी पीठ मोड़ कर बैठ गई। अम्मा, आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन आप मुझे रोहान भाई से कम समझती हैं। आपने उन्हें तो पढ़ने के लिए बाहर के मुल्क जाने की इजाज़त दे दी और मुझे अपने शहर से ही तालीम मुकम्मल करने नहीं दे रही। हफ्ता पहले एफएससी का रिज़ल्ट आया था। माही ने पूरे ज़िले में टॉप किया था। उसकी तस्वीर अखबार की जीनत भी बनी थी। कई न्यूज़ चैनल के एंकर उससे इंटरव्यू करके जा चुके थे। माही की माँ तो फ़ख्र से बता रही थी कि उनकी बेटी कैसे सुबह और शाम पढ़ती है। ठीक है, ऐसे जज्बाती करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि शाम का खाना तुम बनाया करोगी। माही ने फ़ौरन सर हिलाया। माही का यूनिवर्सिटी जाने का मकसद सिर्फ कामयाबी की सीढ़ी पर पांव रखकर अपनी राह हमवार करना था। वहाँ दोस्तियाँ पालने और खुद को गुमराह करने को नहीं जा रही थी। आंखों में कई मीठे ख्वाब सजाए। आज उसे पुरसकून नींद आनी थी। पहला ख्वाब जो पूरा होने जा रहा था। सालार का ताल्लुक एक ब्रोकन फैमिली से था। सालार का सारा बचपन लड़ाई झगड़ों की नज़र हो गया था। इन्हीं महरूमियों ने उसके अंदर एक खला पैदा कर दी थी। अपने अंदर की तोड़ फोड़ को संजीदगी के लबादे में छुपा चुका था। बचपन में एक बच्चे की तरह उसकी कितनी ख्वाहिश थी कि उसके वालिदैन हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। सालार के वालिदैन ने मोहब्बत की शादी की थी। शादी के कुछ महीने तो बड़ी मोहब्बत से गुजरे थे। उनके आंगन में सालार की सूरत नया फूल खिलने वाला था। सालार के अब्बा दोहरी शख्सियत का शिकार थे। उनकी इस बीमारी का इलाज बर वक्त ना होने के सबब दिन ब दिन उनकी तबीयत में बिगाड़ आता रहा था। सारा दिन बिजनेस डील के बाद रात को घर आते ही उनका वहशीपन शुरू हो जाता। अरे औरत, अपनी बीवी को घर आकर उसे ऐसे ही मुखातिब करते थे। सालार की माँ पढ़ी लिखी और दीनदार खातून थी। इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आराम करें। अपने करीब आता देखकर वो हाथ झटक चुकी।
और यही उनकी गलती थी। कमरे में बेल्ट निकालकर उन्हें मारने लगे। तुम मुझे खुद के करीब आने से रोकोगी? सिकंदर साहब के इस रूप पर वो डर सहम गई थी। उनकी चीखों को सुनकर घर का कोई नौकर उनकी जान बचाने को नहीं आया था। प्लीज। हड्डियों में अब जान बाकी ना थी। 2 माह की हामला थी, अपने बच्चे के लिए तड़प उठी थी, लेकिन वो शख्स मारकर खुद दूसरे कमरे में जा चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ जब होश आया तो उन्हें रात की सारी कहानी समझ आ गई। खुद पर अफसोस करने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। मिसेस सिकंदर उन्हें कई बार समझा चुकी थी कि ये मर्ज लाइलाज नहीं है, लेकिन हर बार वो खामोश हो जाते थे। उठो बेगम। तेजी से उसे गोद में उठाए अस्पताल की दौड़ लगा दी। डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो किसी मौजज़े से कम नहीं थी कि उनका बेटा बच गया था। उनकी कोख में पलती औलाद को कुछ नहीं हुआ था। क्या आप अब भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हैं? मिसेस सिकंदर समझ ना सकी कि आखिर को इनका खौफ क्या है। ऐसा कौन सा खौफ है जो उन्हें नॉर्मल जिंदगी गुजारने नहीं दे रहा? देखो, इस बात पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। जब लोगों को उनकी बीमारी का पता चलेगा, कितने लोग इनका मजाक बनाएंगे। उनके बिजनेस पार्टनर इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम क्यों इस बात पर बहस नहीं करेंगे? मैं हर बार अपने जिस्म पर लगे जख्म तो आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। सिकंदर साहब शर्मिंदगी से नजरें झुका चुके थे। 9 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरे थे। मिसेस सिकंदर खुद को सिकंदर साहब से दूर रखने की कोशिश करती थी। उनकी ये एहतियात सिकंदर साहब की नज़रों से छुपी हुई न थी। अपनी बीवी को अपनी आगोश में लेकर सोने के आदी थे, लेकिन अब एक घर में रहते हुए उसके साए से भी महरूम हो गए थे। सालार की पैदाइश पर जैसे आंगन में खुशियां दोबारा से लौट आई थी। मिसेस सिकंदर ने भी सारी दूरियां ख़त्म करके सिकंदर को माफ़ कर दिया था। दोनों हंसी खुशी जिंदगी जीने लगे थे। सालार में दोनों की जान बसती थी। उस बच्चे की हर चीज़ का ख्याल किया जाता था, लेकिन मुर्गी की वही एक टांग। सिकंदर साहब की बीमारी की वजह से वक्त गुजरते साथ मिसेस सिकंदर और उनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। उन सब में अगर कोई बिला वजह का निशाना बना था तो वो सालार ही था। एक रात उसकी आंख खुली तो अजीब शोर सा बरपा था। सिकंदर साहब गुस्से से अपनी बीवी को देख रहे थे, जो हमेशा से उनकी बीमारी को दरमियान में ले आती थी। सालार सिर्फ 3 साल का था, लेकिन ये लड़ाई उसके दिमाग के किसी कोने में महफूज हो चुकी थी। जब उसका बाप बेदर्दी से उसकी माँ को मार रहा था। तुम मुझे पागल कह रही हो? वो गुस्से से चीख उठे थे। अपना पागल कहा जाना उन्हें तिल मिलाने पर मजबूर कर चुका था। मुझे छोड़ें। दर्द की टीस उठने लगी। अब मजीद वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शादी के 4 साल यही सब तो करती आई थी। अरे कमजर्फ औरत, तुम्हें दौलत से माला माल कर दिया, वरना तुम्हारे पास क्या था? अपने बाप की खराब मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉलेज जाया करती थी। गरीब थी, लेकिन रोज मार खाकर नहीं सोती थी। सालार अगली सुबह अपनी माँ की टांग से लिपट कर रोता रहा, लेकिन बहुत सोच समझ कर उन्होंने सिकंदर साहब को लाइन पर लाने के लिए ये फैसला किया था। अदालत के मुआयदे के दौरान दोनों में अलैदगी हो चुकी थी। कुछ साल सालार मिसेस सिकंदर के साथ रहा था, लेकिन एक ना एक दिन उसे लौटकर सिकंदर साहब के पास आना ही पड़ा। अपने अकेलेपन में वो कई बार मिसेस सिकंदर को बातें सुना दिया करते थे। उनको वापस लाने के लिए उन्होंने सालार को अपने पास बुलवा लिया था, लेकिन उनकी ये खाम ख्याली की बात थी कि मिसेस सिकंदर वापस आएंगी। सालार की नाक पर ही गुस्सा रहता था। अब वो बचपन का डरपोक इंसान नहीं था जो चुपके से अपनी माँ को मार खाते देखता रहेगा। अब वो सिकंदर साहब की आंखों में आंखें डालकर उन्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। तुम वक्त पर पहुंच गए हो? सुबह नाश्ता करके तो निकले थे ना? मिसेस सिकंदर की कॉल पर वो मुस्कुरा उठता।
आपके शौहर मुझे कहाँ सुकून से नाश्ता करने देते हैं। आज ही शुरू हो गए कि यूनी में जाकर उनकी इज्जत का खास ख्याल रखना है। और मैं सिकंदर का बेटा हूँ। मुंह बनाकर मासूमियत से अपने बाप की ऐसी शिकायत लगा रहा था जैसे उन्हें जानता ही ना हो। तुम भी इतने सीधे नहीं हो, जरूर कोई शरारत की होगी। इसको कोख में 9 महीने रखा था। अच्छे से वाकिफ थी कि वो सिकंदर को कितना तंग करता है। आप मुझे इस वक्त उस शख्स की हिमायत करती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसका मूड बिगड़ गया था। सालार की नज़र में सिकंदर साहब एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ खुद से मोहब्बत करना चाहते थे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का ख्याल था और इसी नाम नेहाद बीमारी की वजह से अपने से जुड़े रिश्तों को वो चोट पहुंचा गए थे। अच्छा, तुम नाश्ता कर लेना, वरना लंच मेरे साथ करना। मैं तुम्हारी मर्जी का खाना पकाऊंगी। माँ से बात करती तो उसका टकराव माही नाम की एक लड़की से हुआ था। वो देखने में इंतहाई मासूम थी। चेहरे को चादर से ढांपे वो काफ़ी नर्वस सी दिखाई दे रही थी। सालार जिस तबके से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ की लड़कियों का कम ही दुपट्टे से ताल्लुक़ वास्ता पड़ता था। कहाँ जाना है? वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। माही के दिल में ख्याल आ गया, कहीं वो भी उसके साथ कोई प्रैंक ना कर दे। अब तक कई लड़कियां उसे गलत रास्ता बताकर घुमा चुकी थी, लेकिन सालार उसे ठीक जगह पर छोड़ता वापस पलट गया। दोनों की जिंदगी में पहला टकराव काफ़ी अच्छा रहा था। सालार तो उसकी आंखों में खो ही गया था। अपनी आदत के बरखिलाफ जाकर उसने माही से काफ़ी नरम लहजे में बात की थी। मिडिल क्लास घराने से आई हुई लड़कियां अपनी जंग लड़ रही होती हैं। अपनी आज़ादी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो जंग लड़ती हैं। सालार माँ की दूरी की वजह से सिर्फ अपने बाप को मानता था। वो चाहता तो माँ के पास वापस जा सकता था, लेकिन मिसेस सिकंदर ने उन्हें अपनी कसम दे दी थी कि वो अपने बाप के साथ रहे। उसके बाप को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आवारा दोस्तों के साथ वो सारा दिन रेस लगाता था। रात को घर आने के बाद अपने बाप को ये जताना नहीं भूलता था कि उसका ये पैसा वो किन कामों में उड़ा रहा है। अब भी अपने बाप की खातिर ही वो कोठे पर आया था, लेकिन यहाँ के माहौल में अजीब सी घुटन थी। बगैर किसी औरत जात को देखे वो खामोशी से वापस पलट गया। उसके बाप के जासूस ये खबर उन तक पहुँचा चुके होंगे कि उनका बेटा एक कोठे से वापस गया है। सालार, क्या मैं जान सकता हूँ तुम मेरी मेहनत की कमाई को किस वहशिया पर उड़ा रहे हो? सालार, जो शाने बेनियाजी से बैठा अंडे से इंसाफ कर रहा था, अपने बाप की बात पर मुंह की तरफ जाता हाथ रोका, अपनी मुस्कुराहट को रोका। पैसे के मामले में वो किसी के सगे नहीं थे। सालार को उनकी इसी आदत से सख्त नफरत थी। अभी भी उसकी बास पुस करते वो जहर लग रहे थे। नहीं, आप कोई इख्तियार नहीं रखते कि मेरे मुत्तलिक किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करें। ये पैसा सिर्फ उनको एक झटका देने को उड़ा गया था, वरना सालार को औरत की ऐसी कोई कमी न थी कि वो कोठे का रुख करता। उसका बाप एक कामयाब बिजनेसमैन था, जिनके दाव पेच कभी खाली नहीं गए थे। अपने बेटे की बात पर तिल मिलाकर रह गए। तुम्हारी माँ ही तुम्हें यह सब सिखा रही है। वो औरत ना तो खुद अपना घर बसा सकी और तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर रही है। सालार को अपनी माँ के यूं मुखातिब करने पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इस वक्त वो मजीद कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। गिलास पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। मेरी माँ के मुतल्लिक कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचिएगा कि मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसका मैं लिहाज करूँगा। अपने बाप के लिए उसके लहजे में सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत थी। उसके बाप को लगता था कि उनकी दौलत को देखकर बेटा उनके ताबेदार हो जाएगा। वो बस अपनी साबका बीवी को नीचा दिखाना चाहते थे। सालार उन्हें बताना चाहता था कि उसका अपने बाप के साथ रहने का फैसला खुद का नहीं, बल्कि अपनी माँ की दी गई कसम है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बदकिस्मती से सालार अपने बाप को तीली से लगाने से बाज ना आया। उनका खून जलाने से वो खुद को रोक नहीं पाता था।
सिकंदर साहब ने हंकार भरी। उन्हें यह फिक्र लाहक हो गई थी कि कहीं उन्हें नीचा दिखाने के लिए कल को वो इनकी दौलत को ही ना हथिया ले। मैं तुम्हारा पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। ये उनकी धमकी कुछ कारामद साबित ना हुई थी। मैं आपको बता दूं कि मैं पॉकेट मनी ना मिलने पर अपने शेयर बेच दूंगा। वो दिल ही दिल में उसे गाली देने लगे। न जाने उन्हें क्या खाकर मिसेस सिकंदर ने पैदा किया था। सालार जानता था उसे काबू करने को हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी का आदी था। माही को यूनिवर्सिटी के सारे आवारा लड़के जहर लगते थे। भला अपनी दौलत की शो मारने को दुनिया खत्म हो गई थी। अपने नौकर चाकर पर भी यही जुल्म करते होंगे। खास ये कहा जाए कि माही को अमीर लोगों से चिढ़ थी तो ये कहना गलत ना होगा। जो यूनिवर्सिटी के बाकी तालिब इल्म तंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा से अच्छी रही थी। यहाँ आकर भी उसने मुकाबला कर लिया था। यही वजह थी कि कई लड़कियां उसे बिला वजह जलने लगी थी। अरे चिशमिश, क्लास की कुछ अमीर लड़कियां उसे चिढ़ाने के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करती थीं, लेकिन खामोशी से उनकी बातों का जवाब दिए बगैर वो उनके पास से गुजर गई थी। ये किसी और ने देखा हो या ना हो, लेकिन सालार की नज़र उस पर टिकी हुई थी। तुम्हारा अपने मेकअप के बारे में क्या ख्याल है, जो कि नीचे अपने पकोड़े जैसा नाक छुपा रखा है? सालार की आवाज़ माही के कानों में पड़ी तो वो पलटकर उसे देखने लगी, जबकि सामने बैठी लड़कियों को बातें करने का मजीद मौका मिल गया था। वो तो पहले ही यही कहती थी कि ये मिडिल क्लास लड़कियां बड़ी यूनिवर्सिटियों में सिर्फ इसी वजह से दाखिला लेती हैं ताकि यहाँ लड़कों को फंसा सके। सालार अपनी बात कहते जा चुका था। माही ने फैसला कर लिया था कि अब सालार से मिलकर उसे खबरदार करेगी कि यूं किसी की हिमायत में बोलने का उसे कोई हक नहीं है। जबान तो माही के मुंह में भी थी। चाहती तो वो भी इन जैसी लड़कियों को जवाब दे सकती थी, लेकिन खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब है। वो बोलकर अपने अल्फाज को इन लोगों में ज़ाया नहीं करना चाहती थी। तुम यही तो चाहती थी कि यूनिवर्सिटी का अमीर लड़का मिल जाए। तो मुबारक हो चिशमिश, तुम कामयाब हो चुकी हो। अपनी नागन जैसी जुल्फों को झटक कर गुस्से से बोली थी। अपनी क्लास के लोगों से बेइज्जती सुनकर ऐसे लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। जैसे कुछ देर पहले वो सालार के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन अपना गुस्सा माही पर उतारना उसने हक समझा था। तुम जो समझना चाहती हो समझ सकती हो। मैं तुम जैसी लड़की को कुछ भी कहने की पाबंद नहीं हूं। उन लड़कियों को जवाब देने के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में सालार के सामने खड़ी हो चुकी थी। वो लड़का किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता था, हमेशा से किताबों में गुम रहता था। एक दो बार उसे लड़ाई में भी देखा गया था, लेकिन माही को इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं था। वो सिर्फ यहाँ पढ़ने की खातिर आई थी। उसे क्या मालूम था कि ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे इस कदर बदतमीज़ होते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। वो काफ़ी देर से माही की मौजूदगी को महसूस कर चुका था। वो नहीं जानता था कि माही में ऐसी क्या चीज़ है कि हमेशा से उसकी मौजूदगी उसे भली लगती है। आपको मेरी खातिर किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ मेरा और आपका स्कैंडल बनाया जाए। मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने बहुत मेहनत से इस यूनिवर्सिटी में अपनी सीट हासिल की है। आप मेरी मेहनत से वाकिफ़ नहीं हैं, इसीलिए कभी भी आइंदा मेरे मामलात में बोलने की गलती मत कीजिएगा। सिकंदर ने निगाह उठाकर उस लड़की को देखा था। हम स्कैंडल को सच कर दिखाएंगे। मिस हूर, क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? माही का दिमाग सातवें आसमान को पहुंच गया। वो हमेशा से सालार को बाकी लड़कों से अलग समझती आई थी, लेकिन आज उसे लगने लगा था कि ये लड़का शायद उसकी गरीबी का मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। भला अमीर ख़ानदान के लड़के किसी लड़की के साथ इतना सीरियस कहाँ होते हैं? आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? अगर आप ऐसी वैसी लड़की होती तो मैं कभी भी आपसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार ना करता। मिस्टर सालार, मैं आपसे निकाह करने से इनकार करती हूँ।
बेहतर है आइंदा आपका और मेरा सामना ना हो। न जाने आप अपनी दौलत दिखाकर मुझे खरीदना चाहते हैं। मेरी पसंद को तुम ऐसे हकीर नहीं कर सकती हो। लहजा एकदम से गर्म हुआ। हाँ, हंकार भरकर वो जा चुकी थी, लेकिन सालार ने उसका रिश्ता रिजेक्ट करने को अपनी अना का मसला बना लिया था। सफेद सूट में आंसू बहाती वो उसके सामने बैठी थी। अपनी मदद आप इसे वो अपार्टमेंट में लेकर आया था। गवाहान और मौलवी का इंतजाम करने के बाद उसे भी धमकाकर मना ही चुका था। गन पॉइंट पर जबरदस्ती निकाह किया गया। उसने कुछ लम्हे पहले ही सारे जुमला हुकूक इस शख्स के नाम किए थे जिससे बेपनाह नफरत करती थी। मेरी जौजा बनकर कैसा लग रहा है? आंसू रुक चुके थे। उसकी कोई इल्तिजा इस जालिम के आगे काम ना आई थी। एक तेज बहाव सब कुछ बहा कर ले गया। न जाने जब ये हकीकत खुलेगी तो उसके वालिदैन पर कौन सी कयामत गुजरेगी। दम इस कदर घुट रहा है कि दिल करता है खुद का गला दबा दूं। सालार मुस्कुराया, शौक से। बज़ाहिर लापरवाह सा रवैया, अगर उसे परवाह होती तो यूं उसके निकाह में ना आती। उफ खुदाया, बालों को पकड़े वो कोई नीम पागल लग रही थी। जो कुछ भी कर जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो तुम्हारे वालिदैन को बता दें? माही ने उसे गौर से देखा, फिर अपना सामान उठाती तन फन करती वहां से निकल चुकी थी। जानती थी कि मुकाबिल अब उससे बुरा क्या ही कर सकता है। वैसे भी जब से जुमला हुकूक उसके नाम लिखवाए थे, डर थोड़ा कम हो गया था। इज्जत का खतरा नहीं रहा था। रुको बेगम, अपने सास ससुर से तो मैं भी मिलना चाहूंगा। लेकिन माही बिल्कुल नहीं रुकी थी और उसका ख्याल था कि ऐसा करने से सालार को उसके घर का मालूम नहीं हो सकेगा। लेकिन सालार रोज उसके घर से दूर गाड़ी खड़ी करके आने जाने का ध्यान रखता था। उसके निकाह में आते ही वो दोबारा से खुश रहने लगा था। भाई, आप यहाँ? माही हम उम्र लड़के को अपने सामने देखकर खुशी से बेकाबू हो गई। वो उसे से हमेशा से भाई बोलती ही आ रही थी। सोचा घर जाने के बजाय यूनिवर्सिटी में तुम्हें सरप्राइज दे दूं। खाला का बेटा था जिससे माही की बचपन से बहुत बनती थी। माही के मुताबिक वो इंसान अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाने की काबिलियत रखता था। सालार ने अपनी बेगम को पहली बार यूं बच्चों की तरह एक लड़की के साथ खुश होते देखा। उसके तन बदन में आग सी लग गई। निकाह को दिन ही कितने हुए थे कि ये मोहतरमा अदब व एहतराम भी भूल चुकी थी। उसे ख्याल ना आया कि वो निकाह माही की मर्जी से हरगिज नहीं हुआ। मिसेस सालार, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हारे मामले में नरमी का दामन छोड़ दूं। माही की चहकती आवाज उसके कानों में गूंजी थी। जहां वो एक गैर आदमी से गोलगप्पे खाने की फरमाइश करती, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। मेरे साथ कांटे लगे हैं, मोहतरमा कभी नरमी से बात नहीं करती। सालार सोच चुका था, निकाह के 2 बोल शायद काफी नहीं है। उसे पक्का मंसूबा करना था कि दिलो दिमाग में माही के सिर्फ सालार का ही ख्याल आए। सालार सिकंदर की बीवी किसी गैर के साथ सैर करे, ये सालार की गैरत गवारा नहीं करती थी। अगर उसे वो ऐसे ही आज़ादी दे देता तो शायद वो इस निकाह को बहुत छोटा समझ बैठती। जबरदस्ती पकड़कर वो इसे गाड़ी में डाल चुका था। चीखना चिल्लाना किसी काम ना आया। न जाने अब वो शख्स कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहा था। बाकी सब कहाँ हैं? वो भवें सुकेड़े गुस्से से पूछ रही थी। वो लोग तो जा चुके हैं। वो उसके बराबर बैठते हुए दरवाज़ा बंद कर रहा था। माही के तासुरात मजीद बिगड़ गए। तो तुम यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे ससुराल जाने के लिए। वही गंभीर, नरम और अपनायत भरा लहजा और वही गहरी जज्बों से भरी निगाहें। माही को लगा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। अब तो वो हक रखता था, कहीं उसका इस्तेमाल ही ना कर बैठे। मैं किसी भी किस्म की चीप गुफ्तगू सुनने के मूड में नहीं हूं। तुम्हारे मूड की परवाह कर कौन रहा है? वो दिलकशी से मुस्कुराया।
धड़कनें इस कदर बेतरतीब हुईं कि वो घबरा कर पलटी और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने चाबी से गाड़ी लॉक कर दी। गाड़ी खोलो, वो बिना रुख मोड़े ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। ये ससुराल जाकर ही खुलेगा, वो मुसलसल चीख चिल्ला रही थी। क्या तुम अपने मुंह को कुछ वक्त के लिए बंद नहीं कर सकती हो? ऐसे कह रहा था जैसे हंसी खुशी कहे जा रहे हो। देखो अब तुम मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। सालार हर बार अपनी मर्जी करके माही का दिल मजीद बुरा कर देता था। अब इस शख्स की मौजूदगी से भी नफरत थी। दिल में दुआ की कि कहीं मर जाए। घर वाले न जाने क्या सोच रहे होंगे कि अब तक वो घर क्यों नहीं पहुंची। शौहर में से ही कीड़े निकालना, दूसरों पर तो मिसेस सालार काफी नजरे करम करती हैं। उसके गहरे तंज पर जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी थी। जबरदस्ती उसे अपने करीब करता उसे बावर करवाने लगा कि उसे यहां आकर कैसे जाहिर करना है। अपनी मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूं, इसलिए उनके सामने ज्यादा सच बोलने की जरूरत नहीं, वरना आज की रात घर के बजाय तुम मेरे बिस्तर पर गुजारोगी। माही की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। सामने खड़ा शख्स पागल था, जो कहता था वो कर गुजरता था। हाथ हाथों में लिए दोनों अंदर की जानिब बढ़े। सालार की माँ बेयकीनी से इसके पहलू में खड़ी मुरझाई सी लड़की को देख रही थी। उन्हें समझने में देर ना लगी कि वो लड़की कौन है। माही गम व गुस्से की कैफियत में फर्श पर नजरें गाड़े खड़ी थी। उसे सालार के साए से भी नफरत महसूस हो रही थी। अपने माँ बाप का बेबस चेहरा जब उसकी निगाहों के सामने से गुजरता था, तब तब उसकी नफरत का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था। बेटा इधर आओ। सालार के चुटकी काटने पर सिसकी मुंह में दबाती छोटे छोटे कदम उठाकर उनके पहलू में जा बैठी। मेरे बेटे ने आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं की? सालार उसको इतना डरा धमका कर लाया था कि उस वक्त शान बेनियाजी से बैठकर सास बहू को देखने लगा। नहीं, यकलफ्जी जवाब सालार की माँ को मुतमईन ना कर सका। सालार ने गुस्से से इस मीसनी लड़की को देखा जो हमेशा इसकी अना पर वार करती आई थी। मामा, आपकी बहू जरा कम गो है, आपके साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। सालार की बात पर उन्होंने ऐसी नजरों से उसे देखा कि वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। माही बेटा, मैं सालार से पहले अब आपकी माँ हूं। अगर आप कुछ भी मुझे बताना चाहें तो बता सकती हैं, मुझसे कुछ मत छुपाइएगा। सालार के बरक्स उसकी माँ का लहजा शफीक था। माही को सालार और उससे जुड़े हर रिश्ते से नफरत हो रही थी। वो अपने एहतराम की वजह से खामोश थी, वरना शायद उन्हें उस वक्त काफ़ी बातें सुना चुकी होती। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद शायद सालार को उस पर तरस आ गया, तभी वो उसे घर के पास छोड़कर जा चुका था। रोज अपने घर वालों से झूठ बोलते बोलते वो थक चुकी थी। दिल ही दिल में सालार को गालियों से नवाजने लगी। कुछ दिन इन दोनों का सामना नहीं हुआ था। माही ने भी दिल में ख्याल नहीं लाया कि न जाने वो कहाँ गायब हो गया है, लेकिन अगली शाम को उसके घर में धमाके हुए थे। वो अपने वालिदैन के साथ माही के घर में मौजूद था। माही की वालदा तो उनकी खातिर तवाज़ो करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उसके अब्बा से मालूम हुआ था जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं वो इसी मैडम का है। पहली मुलाकात घर वालों के दरमियान काफ़ी अच्छी रही थी। सालार ने उसे सख्ती से मना किया था कि अगर उसने घर वालों के दरमियान कोई भी मुश्किल पैदा करने की कोशिश की तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन आप तो मुझे और सालार को काफ़ी अरसे से जानते हैं। मैं चाहती हूँ इस हफ्ते सादगी से निकाह और रुखसती हो जाए। माही के वालिदैन ये सब सुनकर ज़रा परेशान हो गए। बेटी की शादी के लिए सफ़ेद पोश लोगों को काफ़ी इंतज़ामात करने पड़ते हैं, लेकिन सालार की वालदा ने यह कहकर मना करवा दिया
कि उन्हें किसी किस्म का कोई जहेज नहीं चाहिए। आखिर हफ्ते बाद वो घड़ी आ गई जिसका शिद्दत से इंतज़ार था। घर वालों की दुआओं के साथ वो सालार सिकंदर के घर रुखसत हो गई थी। इस बार उसे सिकंदर साहब के बंगले में ले जाया गया था। बहू के ऊपर से सिकंदर साहब पैसे वारते बहू से बोले, चलो इस गधे ने कोई एक फैसला तो अच्छा लिया। सालार के अब्बा चाहते तो सालार की शादी अपनी क्लास की लड़की से करवा सकते थे, लेकिन ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, इसीलिए उन्हें माही हर लिहाज से ठीक लगी थी। डैड, सालार ने अपने बाप को इल्तिजा की कि आज के दिन माही के सामने वो कोई भी बहस नहीं करना चाहता। वो भला बाप बेटे की लड़ाई में क्या ही कह सकती थी। यहाँ उसे अपना आप बहुत अजनबी मालूम हुआ था। घर वालों की इज्जत बचाने के लिए उसने हाँ की थी। कमरे में आते ही वो उसको अपनी गिरफ्त में ले चुका था। माही की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिसे बेदर्दी से पीछे की जानिब धकेल चुकी थी। मेरे माँ बाप के सामने तुम्हारा ये बेजार रवैया अगर मैंने दोबारा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही ने तंजिया निगाहों से उसे देखा। क्यों, अपने माँ बाप की परेशानी तुमसे देखी नहीं जा रही? किस बात का खौफ है कि कहीं मैं उन्हें सच ना बता दूं? उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। माही को अब किसी चीज का डर नहीं रहा था। ये शख्स उसके साथ जितना बुरा कर सकता था कर चुका था। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? सालार उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। ये लड़की उसके साथ खेलने की कोशिश में थी। दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाए खड़े थे। एक की आंखों में मोहब्बत थी तो दूसरे की आंखों में सिवाय नफरत के कोई जज्बा दिखाई नहीं दे रहा था। किसी के मरने का सोग भी 3 दिन का होता है। तुम हमारी शादी का सोग हफ्ते से मना रही हो। कब ये सोग खत्म होगा? अगर बात कुछ और होती तो उसके सदके वारी जाता। ये तो अब सारी जिंदगी का रोग है। रोग को अभी जश्न में बदल देते हैं। उसकी कमर से हाथ गुजारता बेड पर अपने साथ गिरा चुका था। अपने दरमियान के फासले समेटकर उसकी सांसों में रस घोलने लगा। माही तो अगले का लाए अमल सोचकर ही कांपने लगी थी। प्लीज दूर हटो। सालार तो उसके करीब आकर अपने होश गंवा बैठा था। तेजी से दूर होता कमरे से बाहर निकल गया। सालार सिकंदर अपनी बीवी की रूह पर जबरदस्ती छाप छोड़ने के हक में नहीं था। अगर वो यहाँ 2 पल भी मजीद रुकता तो खुद पर इख्तियार खो बैठता। उन दोनों को एक घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया है। माही की जिंदगी रुक सी गई थी। उस हंगामे के बाद उसका यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। सालार जैसे उसे निकाह के बाद भूल ही बैठा था। सुबह उसके उठने से पहले गायब हो जाता और रात को लेट आता था। माही को भी उससे गर्ज ना थी, लेकिन काफ़ी ताज्जुब की बात थी कि सालार के वालिदैन अलग अलग रहते हैं। बेटा, अब काफ़ी छुट्टियां हो चुकी हैं। अगर आप चाहो तो दोबारा से यूनिवर्सिटी जा सकती हो। माही को समझ ना आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे। सालार भी आज वहाँ मौजूद था, लेकिन ऐसे बैठा था जैसे मौजूद ही ना हो। मैं आगे पढ़कर क्या करूँगी? ये बोलते हुए उसके दिल पर क्या गुजरी थी ये वही जानती थी। सालार ने चौंक कर उसे देखा। अरे बेटा, ये क्या बात कर दी? नस्ल को संवारने के लिए एक औरत का भी पढ़ा लिखा होना उतना ही ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा कि आप एक खुद मुख्तार लड़की बने। सिकंदर साहब की नज़रों से कुछ भी मुख्फी नहीं था, लेकिन अगर वो खामोश थे तो इसमें कोई मसलहत थी। सालार बहू और ससुर को यूं ही छोड़ता खुद अपनी यूनिवर्सिटी जा चुका था। वो जानता था कि वापस आने पर सिकंदर साहब से ज़रूर उसकी क्लास लगेगी। वो दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन अपने वालिदैन को बेवकूफ़ बनाना उसके हाथ में नहीं था। और दोनों इस कदर चालाक थे
कि उसकी हर झूठी बात को पकड़ लिया करते थे। अंकल, आपसे एक बात पूछूं? वो अक्सर नोट करती थी कि सालार अपने बाप के साथ ऐसा रवैया नहीं रखता जैसा एक बच्चे को बाप के साथ रखना चाहिए। वो उनके साथ बदतमीजी से बात कर जाता था, लेकिन सिकंदर साहब ने कभी उसे कोई बात नहीं सुनाई। तुम एक छोड़ो 100 बातें पूछो। अब तो हमारी बेटी की हमसे गहरी दोस्ती हो गई है। उनका लाडला सपूत तो बहू को लाकर गुम हो गया था। वो बेचारे अपनी बहू की खातिर जल्दी घर आ जाते थे। आप और आंटी अलग क्यों रहते हैं? सिकंदर साहब काफी देर खामोश रहे। माही को लगा उसने जैसे कोई गलत सवाल कर दिया हो। किसी की जातियात पर सवाल नहीं करना चाहिए था। वो भी कितने शर्मिंदा हो चुके होंगे। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनल सवाल कर लिया है। नहीं बच्चे, इतना कहकर वो उसे सारी रुदात सुनाने लगे कि उनके साथ क्या मसाइल थे। सिकंदर साहब को अपनी गलती का एहसास तो उसी दिन हो गया था जब मिसेस सिकंदर ने उनसे अलहदा होने का फैसला सुनाया था। वो चाहते तो अपनी अना को छोड़कर इलाज करवाना शुरू कर सकते थे। मिसेस सिकंदर ने वापसी की यही शर्त रखी थी कि जब तक वो अपना इलाज नहीं करवा लेते वो इस शख्स के साथ रहना पसंद नहीं करेंगी। अच्छी खासी दौलत को लात मारकर उन्होंने एक निजी इदारे में मुलाजमत करके अपनी जिंदगी का पहिया घुमाया था। मुझे तुम्हारी सास से बेहद मोहब्बत है। उसके जाने के बाद मैं किसी औरत को वो मुकाम नहीं दे पाया था, वरना कई लड़कियों ने खुद मेरी जानिब हाथ बढ़ाए थे। माही अफसोस से इस शख्स को देख रही थी जिनको जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। फिर आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? मैंने सालार की माँ की अलैदगी के बाद अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये बात उसे बताने हर बार अना आड़े आ जाती थी। सच ही कहते हैं, जिन रिश्तों में अना आड़े आ जाए वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। आंटी आज भी आपकी मुंतजिर हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बाकी के जिंदगी के पल आपको आंटी की संगत में गुजारने चाहिए, लेकिन वो मुझे माफ भी तो कर दे। सालार किसी सूरत अपनी माँ को वापस आने नहीं देगा। माही को सालार पर गुस्सा आया था। खुद तो जैसे एक जेंटलमैन था ना, जो दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो कौन होता है आपकी और आंटी के मामले में बोलने वाला? गुस्से में कह तो चुकी थी, लेकिन जब सिकंदर साहब को हैरान देखा तो दांतों तले जबान ली। मतलब आपको खुद जाकर आंटी से मामला हल करवाना चाहिए। आप अपने हिस्से की सजा काट चुके हैं। नरमी से अब ट्रैक पर आई थी। वो नहीं चाहती थी कि उनको सच्चाई का इल्म हो। सालार का हक बनता है कि वो अपनी माँ को रोक दे। हमारी इस लड़ाई में उसका बचपन तबाह हुआ है। मैं तुम्हारी शादी की हकीकत को जानता हूँ कि उसने किस तरह ज़बरदस्ती तुमसे शादी की है, लेकिन उसमें उसका नहीं हमारा कसूर है कि हम उसे बचपन में वो प्यार ना दे सके। बड़े आराम से अपनी बहू पर बिजली गिरा चुके थे। इसका मतलब था वो रोज़े अव्वल से सब ड्रामों से वाकिफ थे। आप जानते थे। भला वो क्या कह सकती थी? हाँ, मैं जानता हूँ वो तुमसे मोहब्बत करता है। उसकी तरबियत मिसेस सिकंदर ने की है। वो तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं देगा। अंकल, मोहब्बत करने वालों को ऐसी तकलीफ नहीं दी जाती है और ना ही उनके साथ कोई ज़बरदस्ती होती है। तुम खुले दिल से एक बार उसकी इस गलती को माफ़ करके देखो तो उसकी कई अच्छाइयाँ भी सामने आएंगी। उसने तुम्हारी इज्जत ख़राब करने के बजाय बड़ी समझदारी से हम दोनों को तुम्हारे वालिदैन के घर लेकर गया। उनके सामने तुम्हारा हाथ मांगा। अगर वो तुमसे ज़बरदस्ती निकाह ना करता तो तुम शायद उस दिन उसके रिश्ते के लिए हाँ भी ना करती। मुस्कुराते हुए वो आईना दिखा चुके थे। सालार की गलती ज़्यादा थी, लेकिन माही ने उसके नरम रवैये और लहजे को इतना चैलेंज किया था
कि वो ये सब करने पर मजबूर हो चुका था। माही के दिल में बदगुमानी ने जगा ली कि वो तो इसके ससुर हैं, वो भला अपने बेटे के बजाय बहू का साथ क्यों देंगे। अगर इसकी जगह उनकी असल बेटी होती तो आज उनका मौकिफ बदल चुका होता। शादी को 1 महीना हो गया था। माही की बदौलत ही मिसेस सिकंदर इस घर में वापस आ चुकी थी। सिकंदर साहब ने खुद हाथ जोड़कर अपनी पुरानी हर गलती की उनसे और सालार से माफ़ी मांगी थी। अपनी माँ की खातिर वो अपने बाप को माफ़ कर चुका था। तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? सुबह से शाम होने को आई थी। घर की दावत में उसे हर बंदे का ख्याल था, लेकिन सिकंदर से पूछा तक नहीं था। मैं आपके लिए इतनी अहमियत नहीं रखती हूँ जो आपको मेरा इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा। सास ससुर के मिलने पर आज बहुत खुश थी, इसीलिए सालार से कोई लड़ाई करके नहीं सोना चाहती थी। सालार ने नफ़ी में सर हिलाते हुए इस बदगुमान लड़की को देखा जो हमेशा से इसकी निगाहों को इग्नोर करती आई थी। तुम समझना नहीं चाहती हो या समझकर भी इग्नोर कर रही हो? दरमियान के फासले को मिटाकर बिल्कुल करीब आ चुका था। दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो लड़की पहले दिन से उसे बहुत मुख्तलिफ लगी थी। तुम्हारी मोहब्बत की वजह से इस घर के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। अपने ख्वाब और तालीम को अधूरा छोड़ चुकी हूँ। मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए तैयार हूँ। सालार ने उसे अपने बाजू के घेरे में लेते हुए नरमी से कहा। इतने दिन का लावा जो माही के अंदर ही उबल रहा था वो यकदम ही से फट चुका था। उसके सीने में लगकर ऊंची आवाज में रोने लगी थी। सालार ने उसे खामोश ना करवाया, बल्कि दिल भर कर रोने दिया था ताकि वो अपने गुबार को निकाल सके। तुम सितमगर हो, जैसा भी हूं सिर्फ तुम्हारा हूं। अपने हिसार को तंग करते हुए उसके कान में सरगोशी की। सालार की मोहब्बत और अनायत पर माही का सख्त दिल पिघल चुका था। आज नहीं तो कल उसे इस हकीकत को कबूल करना ही था कि सालार उसका शौहर है। मर्द को उतना ही आजमाना चाहिए जहां तक उसकी बर्दाश्त हो। एक हद से ज्यादा आजमाने पर टूट जाता है। माही ने अक्लमंदी से अपनी जिद को पसे पुश डालकर ये फैसला किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।